को कबूल करने का फैसला एक साथ लिया। 13 दिसंबर 1955। 96 में 1996 में आज ही का दिन था जब कोफी अन्नान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। बान की मून से पहले जो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, 96 में आज के दिन बतौर जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस में कोफी अन्नान ने। साल 1921 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। 13 दिसंबर 1921 को यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 100 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 1920 में आज ही का दिन था जब नीदरलैंड के दी हेग में लीग ऑफ नेशंस की बैनुल अक़वामी अदालत कायम की गई। ये वही नीदरलैंड है जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, डच भी कहा जाता है यहाँ के लोगों को। 1920 में पहली ये लीग ऑफ नेशंस बैनुल अक़वामी अदालत कायम की गई। 1981 में आज ही का दिन था जब पोलैंड में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। सिविल हुकूमत को उखाड़ फेंका गया, तख्ता पलटा गया और रातों रात फौजी हुक्मरान ने जिम्मेदारी नहीं संभालते हुए इक़्तिदार पर कब्जा किया। 1981 में पोलैंड के अंदर 13 दिसंबर को। 2008 में आज ही का दिन था जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे थे। 5वां मरहला था और असेंबली इंतखाबात में 11 असेंबली हलकों में 57% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी 2008 को 13 दिसंबर। इसके अलावा 2004 में आज से तकरीबन 18 बरस कबल भारत और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर और सर्क्रेट पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हुए 13 दिसंबर 2004 को। तो भारत पाकिस्तान जिस मसले पर सबसे ज़्यादा लड़ते हैं उस मसले पर भी बात आज के दिन हुई, लेकिन न्यूक्लियर और सर्क्रेट भी ये दो ऐसे मामलात थे जिन पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर शुरू हुए। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये अहम दिन जिस पर हमने बात की, अहम पॉइंट्स आपके सामने रखे, लेकिन अब शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे। साथ साथ अपना ओपिनियन आप दीजिएगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन आगाज़ फिलहाल करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ और सीधा आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं। इस वक्त जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त पुलिस और फौज की 52 राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार शुमाली कश्मीर के सोपोर में कर रहे हैं, जहां पर मंसीर गाम नामी ये जो गांव है, आज सुबह सुबह गश्त के दौरान एक बैग मिला, बल्कि एक पॉलीथीन मिला और मुश्तबह हालत में ये पॉलीथीन पाया गया सड़क के किनारे और बाद में पता चला कि इसके अंदर आईडी तैयार करके इस लिफाफे के अंदर, इस पॉलीथीन के अंदर रखी गई थी। इसके फौरन बाद 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान थे, जम्मू कश्मीर पुलिस यानी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थे, ताज़ा तस्वीरें आपके सामने सोपोर के इस इलाके की जहां पर आईडी उसके बाद बरामद करने की बात कही गई और फौरी तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब किया गया और आखिरी इतलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्कि जो बीडीएस है वो आखिरी इतलात जो मिली है मसरूफ है कार्रवाई में। थोड़ी देर बाद नाकारा बनाने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो जाएंगी, लेकिन अभी जो हमारे पास डिटेल्स हैं कि आईडी बरामद होने की कंफर्मेशन खुद कर दी गई पुलिस की तरफ से और उसके बाद यहां कार्रवाई यानी फौज भी कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी। ये सोपोर के मंसीर गांव में आज सुबह सुबह पॉलीथीन मिला, उसके अंदर आईडी थी। अब आईडी को नकारा बनाने के लिए इस वक्त भी कार्रवाइयां चल रही हैं और आसपास के इलाकों में भी थोड़ा बहुत सर्च ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें हैं जी सोपोर इलाके की, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि एक आईडी है जिसको डिफ्यूज करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त मौके पर मौजूद है और थोड़ी देर में इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप साल 2022 के एदाद-ओ-शुमार पर देखेंगे और साल 2022 में कई बार इस तरीके के अटेम्प्ट्स किए गए जहां पर आईडीज़ को लगाया गया और कई बार नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एक दो बार हमने इस तरीके की भी खबरें जो है वो देखी है। ताहम फिलहाल ये एक नया ट्रेंड दोबारा से सर उठा रहा है कि आईडीज़ को बिछाकर फौज को निशाना बनाने की कोशिश है। ताहम आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त करती है और ये एक रूटीन का मैटर है 1990 के बाद, उन्होंने आज एक बार फिर सोपोर का ये इलाका है जहां पर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस उनके सामने आया जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है कि जनाब उसको डिफ्यूज़ किया जाए। बम डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीएस जिसे हम कह रहे हैं, 52 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ इस वक्त जॉइंटली इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद है और कुछ सस्पेक्ट से भी बातचीत जो है वो की जा रही है। तो ये था मामला जनाब सोपोर का। यहाँ पर ताज़ा इत्तलात जो आती रहेंगी वो हम आपके सामने रखेंगे।
सोपोर के बाद बात करते हैं जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, क्योंकि कल रात से आपको याद होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंतहाई सुर्खियों के अंदर है। जहां भारत और चीनी फौज लद्दाख में आमने सामने है, वहीं पर खबर रात देर गए अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके से आई, और तवांग से जो खबर सामने आई वो यही आई कि चीनी फौजी और भारतीय फौजियों के बीच तसादुम आराई हुई है, और इस तसादुम आराई के दौरान कई जवानों के जख्मी होने की इतलात भी आई। बादशा रात देर गए फौज की तरफ से तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू की गई और इस बात को माना कि तवांग के इलाके के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर भारत और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प हुई है। फौजियों की जख्मी होने की भी खबर की तस्दीक की गई और यह साफ कर दिया गया कि चीनी फौजियों को भी काफ़ी नुकसान जो है वो वहां पर उठाना पड़ा है। और उसके फौरन बाद, चूंकि ये मामला एक दिन पुराना मामला था, तो फौज ने इसमें वजाहत करते हुए ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर कमांडर, जो लोकल लेवल के कमांडर्स वहां पर हैं दोनों तरफेन के बीच, उनके बीच में फ्लैग मीटिंग भी हुई है काउंटर पार्ट्स के बीच में, और डिसएंगेज कर दिया गया है उस इलाके को जहां पर तसादुमाराई हुई है, यानी दोनों आमने सामने थे, हाथापाई जहां पर हुई है। ये गलवान के बाद दूसरा इंसिडेंट है जी। अगर आप देखेंगे तो गलवान के बाद ये दूसरा इंसिडेंट होगा। गलवान लद्दाख के अंदर है और 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के अंदर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प, और इसमें दोनों तरफ के फौजियों के जख्मी होने की खबरें मिल रही है। और ये वाक़ा जो है वो तवांग जिला जो अरुणाचल प्रदेश का है वहां पर आया है। वजारत दिफा के मुताबिक ये वाक़ा 9 दिसंबर सन 2022 का है और इतलात के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जिसे कहते हैं, वो भारतीय अफवाज के उस इलाके तक आ गई जिसे बफर किया गया था, जहां पर दोनों नहीं आ रहे थे, जिसके बाद तसादुम हुई है और भारतीय अफवाज की तरफ से भी ज़बरदस्त मज़ाहमत की गई है। और इसी हाथापाई और दकम दकी के बीच कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। 9 दिसंबर 2022 को यह मामला पेश आया है तवांग के अंदर। कुल मिलाकर अभी तक आप देखेंगे तो 2 सालों के या 2.5 सालों के दौरान ये दूसरा इंसिडेंट। 15 और 16 जून की तारीख थी, आपको याद होगा कि मशरकी लद्दाख में गलवान के उस हिस्से के अंदर जहां पर दोनों अफवाज आमने सामने आई, 20 जवानों ने भारत की तरफ से जो अपनी जान गंवाए, बाकी 40 के करीब जख्मी हुए, जिनसे मुलाकातें लेह के आर्मी हॉस्पिटल में वज़ीर आज़म ने भी की थी। दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में कहा गया कि 35 से 36 लोगों को फौजी जवानों का नुकसान चीन को उठाना पड़ा। फिर एक पेंटागन की रिपोर्ट भी आई जिसमें कई तरह के खुलासे हुए, लेकिन चीन ने लास्ट पे जाकर माना कि उसके 4 से 5 फौजी इस वाक़े में, जो शुरुआत में नहीं मान रहा था, बाद में कहा गया कि उसे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये मुख्तलिफ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि LAC का ही मामला है और फौज कहती है कि 2006 के बाद कई ऐसे इलाके हैं या बफर जोन्स कहलाते हैं जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट अपने अपने एरियाज के अंदर होती है। जिस तरीके से पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से 5 भारत के हैं, 5 से 8 चीन के हैं, फिर 3-4 बीच में भारत के आते हैं, तो एक दूसरे के इलाकों पर पेट्रोलिंग करने की तो इजाजत है, लेकिन एक दूसरे के इलाके में दाखिल हों, टेरिटरी के अंदर आप दाखिले की कोशिश करें, ये इजाजत नहीं है और ये एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। यही स्टेटमेंट कल कोट किया गया फौज की जानिब से कि 2006 के बाद मुसलसल एक ट्रेंड सा बन गया है जहां पर हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीनी अफवाज ने आने की कोशिश की, और कल जो हुआ उसके बाद कुछ जवानों के मामूली चोटें आने की भी इतलात हुई, सामने आई, और फौज ने इस बात की तस्दीक की कि जो गुवाहाटी असम का हॉस्पिटल है वहां पर 6 फौजी जवान जो जख्मी हुए थे उनको इलाज मुआवजे के लिए लाया गया। बाकी जवानों को मामूली चोटें जिनको आई थी वो फिलहाल खतरे से हालत उनकी जो है वो बाहर करार दी गई। जहां ये मामला रात देर के सुर्खियों में आया और आज लगातार इस पर जो है वो बहस भी होगी क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और पार्लियामेंट के इजलास के अंदर आज इस पूरे मामले पर हंगामा होगा। कांग्रेस ने पहले ही इस पूरे मामले पर तहरीक इल्तिवा का नोटिस दे दिया है। थोड़ी देर पहले खबर यह भी आई कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी तहरीक इल्तिवा का नोटिस लोकसभा के अंदर दे दिया गया है। MP सईद नासिर हुसैन की तरफ से शॉर्ट डिस्कशन का नोटिस जो है वो चला गया अंडर रूल 176 राज्यसभा के अंदर, जहां पर उनका मानना है कि भारत चीन के बीच जो तवांग के अंदर हुआ और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ उसमें जनाब तमाम तर बिजनेस को मुअत्तल करते हुए सबसे पहले इस पर गुफ्तगू करनी होगी क्योंकि एक कौमी मामला है
है और सलामती से मुंसलिक मामला है। तो कुल मिलाकर आज जब आप पार्लियामेंट की ओर बात करेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सरकार के लिए आज का दिन जरा हेक्टिक दिन रहेगा, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरों की तरफ से बैक टू बैक जो है वो नोट से भेजी गई है। और जो ही इजलास राज्यसभा और लोकसभा के अंदर शुरू होगा तो अव्वलीन तरजीह पर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सरकार को घेरेगी, और सरकार का मौक़िफ़ क्या वहां पर रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज जब लोकसभा का इजलास होगा तो वहां पर हंगामा बहुत ज्यादा इस पूरे मामले पर देखने को मिल सकता है। ये तो थी जनाब भारत और चीन के बीच जो सिलसिला चला तवांग के अंदर। अब जरा आपको बताते हैं ओआईसी का एक बयान सामने आया है, और ओआईसी का बयान इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत लगातार ओआईसी की मुदाखलत को खारिज कर चुका है और ओआईसी के किसी भी बयान को तस्लीम नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह बात काबिल जिक्र है कि ओआईसी का आला सतही वफ़द पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के दौरे पर था, और बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, उनकी दावत पर 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान वो पीओके के अंदर मौजूद रहे, जिस दौरान उन्होंने अग्रीम चौकियों का भी दौरा किया और सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के साथ भी तबादले ख्याल किया है। अब इसके बाद क्या हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओआईसी के चीफ का मानना है कि वो लगातार इस कोशिश में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस को खोल दिया जाए। हम एक ऐसे प्लान पर काम करेंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो चैनल ऑफ ओपिनियंस है, चैनल ऑफ डिस्कशंस है, वो खोले जाए। इस सिलसिले में ओआईसी जो है वो अपना किरदार निभाएगा। भारत सरकार की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया है कि ओआईसी का कोई भी जो मॉरल वैल्यू है या एथिक्स है या किसी तरीके से भी आप इसको ले लीजिए, उनका जम्मू कश्मीर पर कोई भी स्टैंड काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन इस बार उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा फ्लश पॉइंट है जो दोनों मुल्कों के बीच एक बड़े तनाज़े और बड़े जंग की दस्तक भी दे सकता है। इसलिए ओआईसी ये कोशिश करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए जाए। बराह रास्त जम्मू कश्मीर का जिक्र वहाँ पर नहीं किया गया है, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर को लगभग इसी अंदाज में जो है वो सामने रखा है। ओआईसी का जो वर्किंग प्लान है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से कोशिश की जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी के जो लीडर्स हैं वो यकजा होकर एक माहौल ऐसा बनाए कि दोनों मुल्कों के बीच जो तलखियाँ या दूरियाँ है वो कम हो। अब ये कितना कामयाब होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताहा जो हेड कर रहे थे जी इसका जनरल जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है HB ताहा साहब, उनका मानना है, जो उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए सूरत हाल आज पूरी दुनिया की ये है कि जंग व जदल से कोई मसला हल नहीं होना है और जबरी कब्जों से मामला हल नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ ये मामला हल होना है जी सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए से। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत जो एक जमहूरियत का एक बहुत बड़ा घर है, उन्हें भी एक कदम आगे बढ़ना होगा, तब जाकर मसले जो है वो हल हो सकते हैं। ये ओआईसी का बयान जो है वो आ चुका है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भी करते हैं, उम्मीदवारों की भी करते हैं और सरकार के कुछ फैसलों की जिनका बराह रास्त ताल्लुक नौजवानों से है, लेना देना नौजवानों से है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहले सब इंस्पेक्टर की भर्तियां और उसके बाद FAA के उम्मीदवार फिर एहतजाज के लिए निकले, क्योंकि वो भर्तियां भी मनसूख करनी पड़ी थी। पूरा सिलसिला जो है वो नए सिरे से शुरू होगा, सरकार की तरफ से क्लियर किया गया था। तीसरा एक बड़ा इम्तिहान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था 2 बरस कबल। तकरीबन 800 से ज्यादा जो असामियां पुर करनी थी सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, और इनमें फायरमैन भी थे और फायरमैन ड्राइवर भी थे। लेकिन इनके लिए 60,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो इम्तिहान में बैठे, तहरीरी इम्तिहान दिया, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि 2022 खत्म होते होते बेज़ाब्तियों के मामले पर तहकीकात इसमें भी शुरू कर दी जाएगी। अब मामला यहां तक आ पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाकायदा एक पैनल तश्कील दे दिया गया है, और जो फायर एंड इमरजेंसी महकमे जो भर्ती अमल था इसमें बेज़ाब्तियों का इल्जाम जो तय किया जा रहा था, उसमें 3 रुकनी एक पैनल जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब तश्कील दे दिया है। 3-4 बड़े अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है और रिपोर्ट जो पेश करनी है उसमें यह पता चलेगा कि बेज़ाब्तियां जो हुई हैं, जमीनी हकायक क्या हैं। 3 रुकनी कमेटी जो या जो पैनल कह लीजिए तश्कील दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम के हैं, महकमा दाखिला के हैं, उनको जिम्मेदारी देते हुए कहा गया कि 2020 में फायरमैन और जो ड्राइवरों की भर्ती
2013 में ये जो फायरमैन और ड्राइवरों की भर्ती का अमल था, इसमें बेज़ाब्तियों का जो इल्जाम लगा था, आला सतही तहकीकात इसकी होनी चाहिए थी। उम्मीदवार मुसलसल एहतिजाज कर रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से जम्मू तक। अब जाकर यह सिलसिला मजीद आगे बढ़ा है। अब ये 60,000 के आसपास जो उम्मीदवार थे या नौजवान जो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि शायद उनकी फहरिस्त किसी भी वक्त मुश्तहिर हो सकती है, सामने आ सकती है, लेकिन सरकार ने नया फैसला लिया, नया हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल कमिश्नर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, उनको पैनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD और इसके अलावा सेक्रेटरी महकमा जो कानून इंसाफ है या पार्लिमानी अमूर है, उसको भी मेंबर इस पैनल का बना दिया गया है। यानी 3 मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी GAD के, एक सेक्रेटरी महकमा कानून इंसाफ के होंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनकी सरबराही में यह पैनल तश्कील दिया गया है जो काम करेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी यह है कि जो बेज़ाब्तियां हुई हैं, जो इल्जाम तय हुए थे, उस पर हतमी रिपोर्ट कम से कम 1 माह के अंदर इस पैनल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर रखनी होगी। अच्छा जी, 2013 में ये फायरमैनों की असामियां जो है वो लिस्ट कर दी गई थी, अखबारों में इश्तिहार आया था। 60,000 लोगों ने 870 पोस्टों के लिए दरख्वास्तें दी थी और 60,000 में से शॉर्टलिस्ट किए कितने गए थे? 14,000 लोग, जिन्हें फिजिकल टेस्ट लिया गया था, रिटन टेस्ट लिया गया था और उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो सैलाब की नज़र हुआ था 2014 में और उसके बाद ये आगे 17 में चला गया और 18 तक ये मामला जो है वो चलता रहा और फाइनली 9 साल के तवील इंतजार के बाद जब ये पूरा मामला मुकम्मल हुआ तो पता लगा इस पूरे मामले में धांधलियां हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखे गए और एहतजाज किया गया कि इस पूरे मामले पर CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके की CBI की इंक्वायरी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हुई है, जिसमें अभी तक 24 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो इसी मामले पर अब ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी का मामला भी आला सतही कमेटी की नोटिस में चला गया है। 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या ये यहां पर कलअदम करार दिया जाएगा और नए सिरे से होगा या मामले की मजीद तहकीकात के लिए CBI को मजीद अंदर आना होगा। तो ये थी बात जनाब, एक खबर जो सरकारी पैनल बनाया गया, सरकार ने जो तहकीकात की है। फटाफट से एक और तहकीकात की बात बताते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक होगा जी, क्योंकि मामला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार सुर्खियों में है और इस बार इस वक्त की सुर्खी जो अहम है वो ये है कि कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल ने ये इस बात की सैंक्शन दे दी है कि 5 इन सर्विस मुलाजमीन के लिए ताज़ीबी कार्रवाई की जाए, यानी 5 मुलाजमीन जो इस वक्त सर्विस के अंदर है, कॉर्पोरेशन के अंदर है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसिक्यूशन के लिए मंजूरी दे दी गई है और सैंक्शन जब प्रोसिक्यूशन के लिए दे दिया गया है, अब दूसरा काम जो होगा वो एंटी करप्शन ब्यूरो का होगा, जहां पर वो इन शिकायत को, इन मामलों को मजीद आगे बढ़ाएंगे। याद रखिएगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ मामले सरकार की नोटिस में रखे थे जहां पर उन्हें कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया जाए ताकि हम मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर साहब है श्रीनगर के, उन्होंने 5 इन सर्विस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है और अब एंटी करप्शन ब्यूरो मजीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन से जी? एक वार्ड ऑफिसर है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है और फॉर्मर चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के कमिश्नर आमिर अथर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने के बाद अब सबकी नजरें एंटी करप्शन ब्यूरो पर। अब याद रखिएगा ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उन सुर्खियों के अंदर बेज़ाब्तियां उरूज पर है, जहां पर परमिशन है वहां पर भी कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियां करवाई गई हैं और जहां पर परमिशन नहीं है वो तो अव्वल से ही बेज़ाब्तिगी है। और खबर यह है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उन्हें कन्वर्ट किया गया जी कमर्शियल एरियाज में और हुकूमत की नाक के नीचे सब कुछ हुआ और ये सब कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती रही। और कुछ मामलों में अब हुकूमत का नोटिस ऑनरेबल अदालत ने जब चाबुक चलाया तो पता लगा कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो भी मुतहरिक हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर 5 लोगों के खिलाफ सैंक्शन दे दिया गया है जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा मुलाजमीन की हो रही है। तो मुलाजमीन के लिए सरकार ने एक और जो है वो आसानी पैदा की है। वो आसानी क्या कुछ होगी आपको बताएंगे, क्योंकि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी उसकी भी एक बनक सामने आई है। और उसके बाद मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर कमा करने के लिए हुकूमत कारबंद है और गुज़श्ता दिनों जो कार्रवाई हुई थी क्या वो एक ही कार्रवाई है या मजीद कार्रवाइयां होंगी। बने रहिएगा हमारे साथ, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।